रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। ख़वातीन और हज़रात, यकीनन हम जानते हैं कि आज 7 मई है और आज हम बात करेंगे सबसे पहले 72 घंटों की जंग की। मार्का हक बुनियानुल मरसूस में अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को वो कामयाबी अता की जो आज तक पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसी कामयाबी हमें नहीं मिली। 72 घंटों में हमने न सिर्फ अपने ट्रेडिशनल या नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स को ख़त्म किया, बल्कि हमने अपने रिवायती दुश्मन को हमेशा के लिए बता भी दिया कि वो पाकिस्तान से लड़ नहीं सकता। इस बात में कोई शक नहीं। और DGISPR साहब जनरल अहमद शरीफ साहब ने भी यही बात कही कि अब 2 एटमी ताकतें जो पड़ोसी भी हों उनमें जंग नहीं हो सकती। कायदे आज़म के कॉल को दोहराया, नो पावर कैन अनडू पाकिस्तान। DGISPR ने यकीनन कौम को याद दिलाया कि इस तारीख़ साज फतह के बाद पाकिस्तान कहाँ खड़ा है दुनिया में और भारत कहाँ खड़ा है। और अब सबको मालूम पड़ गया है कौन सच्चा है कौन झूठा है। और ये भी हम जानते हैं कि इस पूरे ऑपरेशन के बाद जब 7 जहाज़ उनके गिरते हैं, भारत खुद पहले एतराफ़ नहीं करना चाहता कि जहाज़ गिरे हैं, लेकिन मजबूर हो जाता है कि जब दुनिया कहना शुरू हो जाती है, डोनाल्ड ट्रंप कहना शुरू हो जाते हैं, देन देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। मांग में सिंदूर भरते हैं। आज ये बात DGISPR साहब ने भी कही कि कोई मर्दाना नाम ही रख लेते, ऐसा जनाना नाम रखने की क्या ज़रूरत थी। सिंदूर तो औरतों की मांग में डाला जाता है। पर लग ये रहा था भारतीय फ़ौज की परफॉर्मेंस को देखते हुए कि उन्होंने भी शायद अपनी मांग में सिंदूर भर लिया था, गले में मंगलसूत्र भी पहन लिया था, लेकिन मेरे पाक फ़ौज के जवाब को देखते हुए उनका सिंदूर भी बिखर गया और मंगलसूत्र भी टूट गया। एक चीज़ और जो आज भारतीय मीडिया के बारे में कही DGISPR साहब ने कि वो एक्सपोज हो गए, वो इंफॉर्मेशन कम एंटरटेनमेंट ज़्यादा देने लगे। जिसको उनकी कौम इंफॉर्मेशन समझ रही थी कि पोर्ट ऑफ लाहौर को तबाह कर दिया है, वो हमारी कौम के लिए रोज़ाना की बुनियाद पे एंटरटेनमेंट, हंसी की बुनियाद, मज़ाक़ खेज़ बात लगने लगी। इस बात में भी कोई शक नहीं है। जो बातें आज DGISPR साहब ने कही आपके सामने दोहराऊंगा फिर से। पाकिस्तान हैज़ प्रूवन पोटेंशियल एंड रेजिलियंस टू कॉम्बैट मल्टी फेसेटेड चैलेंजेस पोज्ड बाय ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स। वाज़े तौर पे कह दिया इंडिया को, जो फेंकना है फेंक दे, जो करना है कर ले, किसी का बाप भी पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। DGISPR ने वाज़े किया। भारत के लिए यकीनन आज का दिन बड़ा शर्मिंदगी का दिन है और शर्मिंदगी का उन्हें सामना करना पड़ रहा है और करते रहेंगे लग रहा है। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि जो जंग चल रही है दुनिया में, कुछ सबको परेशान किया हुआ है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ की पावर की वजह से। ट्रंप साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि मैं डील भी कर सकता हूँ लेकिन जंग दोबारा भी शुरू कर सकता हूँ। तो जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो धमकियों के साए में कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। डील की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ती जा रही है, इंटरनेशनल मीडिया ये कोट तो कर रहा है, लेकिन डील किस बुनियादों पर होगी, कैसे होगी, ये रास्ता अभी तक किसी को नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि जिस तरह वो डील की बात और धमकी की बात एक साथ कर रहे हैं, ये दोनों चीज़ें एक साथ चल नहीं सकती। और अगर दोनों चीज़ें एक साथ हो तो इसका मतलब क्या है, आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। और ये बात तो हर कोई कह ही रहा है काफ़ी वक्त से, आज भी ये मीडिया पर रिपोर्ट बनी हुई है कि बीजिंग, चाइना ही मेन रोल प्ले करेगा इस पूरी सूरत हाल में इन एंडिंग दिस वॉर। और चाइना ने यकीन दहानी भी कराई है ईरान को कि मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं ग्रेटर रोल अदा करूँगा। ग्रेटर रोल का वर्ड यूज़ किया जा रहा है। इसके अलावा फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन साहब ने भी आज ब्रीफिंग दी है कौम को और बताया है कि हमारे मुल्क की लीडरशिप कितनी एक्टिव है, किस तरीके से डिप्लोमेटिक प्रोसेस को आगे बढ़ाया जा रहा है, मुज़ाकरात को कामयाब बनाने के लिए दिन रात एक किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि 3 मई को हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने जॉर्डेनियन फॉरेन मिनिस्टर से बात की। 4 मई को उन्होंने UK के फॉरेन मिनिस्टर से बात की। उससे पहले 2 मई को उन्होंने कुवैती फॉरेन मिनिस्टर से बात की थी। नॉर्वे के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर आए हुए हैं, उनको रिसीव किया गया। उन्होंने इन्विटेशन दिया है पाकिस्तान को ऑस्लो फोरम का। बहुत अच्छी खबर है। 5 मई को ये बताया गया किस तरीके से पाकिस्तान नेवी ने रिस्पॉन्ड किया और भारतीय कश्ती को बचाया। भारतीय कश्ती जिसका नाम MV गौतम था, उसके अंदर उनका स्टाफ फंसा हुआ था क्योंकि कश्ती ख़राब हो गई थी, आगे बढ़ नहीं सकती थी, खाना ख़त्म हो गया था, बड़ा मैल फंक्शन हो गया था, टेक्निकल ग्लिच आ गया था कोई। जिसके बाद पाकिस्तान की नेवी ने न सिर्फ उनको खाना दिया,
उनकी कश्ती सही की और उनको मेडिकल एड भी प्रोवाइड की गई। खैर, इसके ऊपर गुफ्तगू का मैं आगाज़ करना चाहूँगा क्योंकि बहुत सारे इशूज़ है जो मैं डिस्कशन करना। मेरे साथ मौजूद मेरे मेहमान भी मौजूद हैं, मैं वेलकम करूँगा। मेरे साथ मौजूद हैं मसूद रज़ा साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मसूद सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर एनालिस्ट, मेरे पुराने कलीग, मेरे भाइयों की तरह हैं। मसूद अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, जज़ाकल्लाह खैर। मेरे साथ मौजूद हैं अज़हर जावेद साहब, हमेशा हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं, हमें इज़्ज़त बख्शते हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अज़हर साहब आपकी कीमती वक्त के लिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हामिद खान अल मशरकी, IR एक्सपर्ट, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इस पूरी इंटरनेशनल सिचुएशन पे हमेशा कौम को ब्रीफ करते रहते हैं और अपना एक्सपर्ट ओपिनियन देते हैं। हामिद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, जज़ाकल्लाह खैर। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन विद मार्काए हक। और मैं इसमें सबसे पहले मसूद आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। ये 72 घंटों की जंग ऐसी जंग थी जिसने पाकिस्तान की तारीख की सारी जंगों को एक तरफ कर दिया और इस फतह को एक तरफ कर दिया। जहाज़ पहले 5 हुए, फिर 7 हुए, फिर डोनाल्ड ट्रंप उनको दस्तक ले गए। भारत की शिकस्त, उनका मीडिया एक्सपोज्ड, पाक फौज और पाकिस्तान के अवाम जिस तरीके से एक खड़े हैं और जिस तरीके से आज DG ISPR साहब ने ललकारा कि ले आओ जितने अगले पिछले सिंदूर हैं सारे ख़त्म कर देंगे, जो फेंकना है फेंक दो, देख लेंगे क्या कर सकते हो, हम खड़े रहेंगे। और वाजे कर दिया कि 2 न्यूक्लियर पावर्स इस दौर में लड़ नहीं सकती। योर ओपिनियन मसूद? बहुत बहुत शुक्रिया तलहा आपका, वालेकुम अस्सलाम, और दोनों जावेद भाई को और मशरकी साहब दोनों को सलाम। देखिए, आज तारीखी दिन है और ये दिन ना पाकिस्तान कभी भूलेगा, ना भारत कभी भूलेगा, ना दुनिया कभी भूलेगी। ये जो जंग 1 साल पहले पाकिस्तान ने लड़ी, ये यकीनी तौर पर दुनिया की वॉर हिस्ट्री और दुनिया की जो कोर्सेज सिलेबस में शामिल की जाएगी, पढ़ाई जाएगी। ये मॉडर्न वॉरफेयर की वो जंग थी जिसमें पाकिस्तान ने साबित किया कि इसका पाकिस्तान चैंपियन है। ग्लोबल साउथ अब इसका चैंपियन बनने जा रहा है। सिर्फ पाकिस्तान नहीं, हमने देख लिया कि इस वक्त ईरान में जो सिचुएशन मौजूद है उसमें भी हमें इसकी झलक नजर आ रही है। तो अमेरिका और अमेरिका के उसके जो इत्तेहादी हैं वो 21वीं सदी की जंग लड़ने के शायद अभी तक उनके जहन में वही चीजें हैं, लेकिन दुनिया, ग्लोबल साउथ उससे आगे निकल चुका है। साउथ एशिया उससे आगे निकल चुका है। पाकिस्तान जैसे ममालिक जो मिड पावर्स हैं उससे आगे निकल चुकी हैं। और यही वजह है कि भारत को बड़ा गुरूर था। देखिए, भारत ने क्या तैयारी की हुई थी। भारत ने रफाल खरीदे हुए थे, पाकिस्तान ने भारत ने बरामूस का जखीरा जमा किया हुआ था, हेरोन और होरोब ड्रोन उसके पास मौजूद थे, S-4 बैटरीज उसने लगाई हुई थी और उसकी बड़ी फौज, पाकिस्तान से कोई 5 गुना बड़ी फौज। लेकिन जब पाकिस्तान ने जवाबी हमला किया है तो ये कोई 27 घंटे या 3 दिन की या 72 घंटे की जंग नहीं थी, ये सिर्फ 52 मिनट की जंग थी। 52 मिनट में पाकिस्तान ने भारत की फिजाइया को ग्राउंड होने पर मजबूर कर दिया था। 3 रफाल गिरा दिए, 4 रफाल गिरा दिए, दोनों फिगर कोड किए जाते हैं। इसके अलावा सखोई गिरा दिया, दीगर जहाज गिरा दिया और दुनिया ने इसको देखा। S-400 बैटरीज, उसके हमने फायरिंग रेंज में जाकर हमारे जहाजों ने उसको निशाना बनाया। मल्टी वॉरफेयर का जो कॉन्सेप्ट है उसकी अमली तस्वीर वो पाकिस्तान ने पेश की। तो पाकिस्तान की जो कामयाबी है ये सिर्फ यही आके नहीं रुकती है, बल्कि पाकिस्तान ने इसके जरिए फिर जो हमारे देरीना मामलात हैं, चाहे वो वाटर ट्रीटी है हमारी, जिसको भारत ने कहा कि सस्पेंड कर देंगे, उस पर भी पाकिस्तान ने बड़ी पेशरफ हासिल की, आलमी हिमायत हासिल की। फिर कश्मीर का मसला, जो भारत की कोशिश ये थी कि उसको दबा दिया जाए, उसे बायलैटरल रखा जाए, वो एक मरतबा फिर दुनिया के सामने उठकर आ गया। सिर्फ इस वक्त कश्मीर की बात नहीं हो रही, अब पाकिस्तान लद्दाख की भी बात कर रहा है। वो कि पहले भी पाकिस्तान का मौकिफ था, लेकिन अब बरबला इसका इजहार कर रहा है कि लद्दाख जो है वो भी डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और उस पर भारत को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो किसी किस्म का इंतजामी बंदोबस्त उस पर कर सके। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। तो पाकिस्तान की जो ये कामयाबी है, इसमें भारत का गुरूर खाक में मिला, भारत मोदी का गुरूर खाक में मिला। पाकिस्तान ने जो कामयाबी हासिल की, मुझे बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है, इतनी मरतबा हम कह चुके हैं, हमारी कौम जानती है, भारत भी जानता है और दुनिया भी जानती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस पर फख्र है। अब जरूरत इस बात की है कि जो कामयाबी हमने हासिल की है उसको हम मजीद आगे कैसे लेकर जाएं। ये तो हमने देख लिया कि हमने अपनी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, मिलिट्री जो हमारा ऑर्गेनोग्राम है, उसमें तो हमने तब्दीली की, उसमें तो हम इस्लाहात लेकर आए हैं। हमने ये भी देख लिया कि अब हम J-10 पर इन्हिसार सिर्फ नहीं करेंगे, हमारे पास आने वाले वक्त में J-35 स्टेल्थ 5th जनरेशन जहाज भी मौजूद होंगे, हमारे पास मॉडर्न वॉरफेयर के दीगर तरीके भी मौजूद होंगे, सलाहियत भी मौजूद होगी। लेकिन हमें अपने अंदर
जो हमारे माशी मसाइल हैं, हमारे सियासी मसाइल हैं, जो पाकिस्तान को अब मजीद बुलंदी और तरक्की की तरफ लेके जाना है, उसमें हमें क्या किरदार अदा करना है, उस पर हमारा फोकस होना चाहिए। हम इस वक्त दुनिया के लिए मीडिएटर भी हैं। दुनिया के सबसे बड़े कॉन्फ्लिक्ट में हम वो किरदार अदा कर रहे हैं जो पूरी दुनिया नहीं कर सकी, जो यूनाइटेड नेशन नहीं कर सका। तो इस वक्त दुनिया के लिए हम बहुत इंपॉर्टेंट है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कह सकता हूं और इत्तलात की बुनियाद पर, अपनी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर कह सकता हूं कि पाकिस्तान उस जानिब अब आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि जिन रिफॉर्म्स की हम बात करते थे, वो रिफॉर्म्स बहुत तेजी से होती हुई नजर आएंगी और इंशाअल्लाह वो रिफॉर्म्स हो गई तो पाकिस्तान पहले से बहुत ज्यादा मजबूत, बहुत ज्यादा तरक्की याफ्ता और बहुत ज्यादा बेहतर। आपके मुंह में घी, शक्कर, बादाम, काजू, पिस्ते, गुड़, खजूर सब कुछ डालने का दिल चाह रहा है मसूद। अल्लाह ताला आपकी बात सच्ची करे। हामिद खान अल मशरकी साहब, आपका ओपिनियन सर मार्का हक बुनियान मरसूस पे सर। बहुत शुक्रिया तलहा भाई एंड सलाम टू एवरीवन, मसूद भाई एंड अजहर जावेद भाई। सर मैं आपको बताता हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग बात। ये जो मार्का हक है, ये हमने भरपूर तैयारी थी हमारी। हमें पता था कि जिस तरह मोदी की जहनीत है और वो जो फाशिस्ट जो आइडियोलॉजी है, जो पाकिस्तान दुश्मनी है, वो कहीं ना कहीं वो कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन फिर करेगा। जब पुलवामा हुआ तो उसके बाद हमें अंदाजा था। मैं आपको एक हकीकत बताता हूँ, 2024 अक्टूबर नवंबर में मैं नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के साथ एक डेलीगेशन था हमारा नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप का। मैं कामरा एयरबेस पे था, J-10C में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बैठने का शर्फ हासिल हुआ। और मैंने वहां पर जो हमारे कमांडर थे, जो एयरफोर्स के थे, जो कमोडोर साहब थे, मैंने उनसे कहा जी कि क्या ये राफेल का जो मुकाबला हम बात करते हैं, हमने राफेल का तोड़ ये हमारा J-10C है। तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत कहा, डॉक्टर साहब ना सिर्फ इंशाल्लाह J-10C बल्कि कौम को हमने ना पाक फिजाइया ने कभी पहले मायूस किया, ना कभी आइंदा करेगी। और ये 4.5 स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के साथ J-10C है। ये 5th जनरेशन तो नहीं है जो राफेल का क्लेम है, लेकिन बाकी काम हमारे पायलट कर लेते हैं। जो कमी बेशी है, दैट वाज हिज वर्डिंग। एंड औरंगजेब साहब, वो जो बाद में मीडिया में आए, ही वॉज पार्ट ऑफ दैट ब्रीफिंग एज वेल, आई स्टिल रिमेंबर। कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान ने अपने दुश्मन को भरपूर तरीके से शिकस्त दी। मैंने 2021 में कहा, मैंने कहा जी इंडिया का ये जो वहम है कि हम सिर्फ न्यूक्लियर का डेटरेंस रखते हैं या न्यूक्लियर थ्रेट देते हैं, ये उसकी खाम ख्याली है। हमने 65 में भी उनको कन्वेंशनल वॉर में हराया, हमने कारगिल में भी उनको कन्वेंशनल वॉर में हराया, हमने 1948 कश्मीर की वॉर में भी हराया। मैंने कहा हम इंशाल्लाह फ्यूचर में भी कन्वेंशनल वॉर में भी आपको हराएंगे। और ये जो मार्का हक है, बुनियानुल मरसूस है, ये एक बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट बन गया पूरी दुनिया के आगे। कि वही जो बात आपने, मेरा हाल कल हमने की थी कि मैन बिहाइंड द गन इज काउंटेड, इसी तरह द पर्सन सिटिंग ऑन द कॉकपिट वाज काउंटेड। इट्स नॉट अबाउट द फाइटर जेट, इट्स अबाउट द पर्सन ऑन द कॉकपिट एंड द ग्राउंड स्टाफ हु इज कम्युनिकेटिंग फ्रॉम द ग्राउंड। ये वो सारा सिनेरियो था जो दूसरी जंगे अजीम के बाद, बल्कि तारीखी तौर पर दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी डॉग फाइट है। 125 से ज्यादा जहाज जो है वो फिजा में है, तो दुनिया की खतरनाक तरीन डॉग फाइट लड़ी जाती है। पाकिस्तान 20 राफेल लॉक करता है। जिम्मेदारी का सबूत देते हुए जो वो जहीर बाबर सिंधु हमारे जो एयर चीफ हैं, वो सिर्फ 5 या 6 जहाज उड़ाने का हुक्म देते हैं। उसमें मिग 21 भी हैं, 29 भी हैं, सखोई भी हैं और राफेल भी हैं। पाकिस्तान ने जो कर दिया, और उसके बाद फिर 9 और 10 मई को जो S-400 जिसकी रेंज 400 माइल्स है, उसको पाकिस्तान उसके अंदर घुस के हमारे जो शेर पायलट है उसको जाके तबाह करते हैं। उसके बाद आज जो हमने गेन किया वो सबसे बड़ा क्या है, मसूद रजा साहब और अजहर जावेद और आप मेरे से एग्री करेंगे कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान इस वक्त दिफाई निज़ाम या दिफाई जो सामान है उसकी सप्लाई करने में टॉप ऑफ द लिस्ट कंट्रीज में शामिल है। कोई हमसे JF थंडर 17 लेना चाह रहा है, तो कोई हमसे हमारे मिसाइल्स के ऊपर फतेह 2 या फतेह 3 के ऊपर बात कर रहा है, कोई हमारा डिफेंस सिस्टम एंगेज करना चाह रहा है, तो कोई हमसे ड्रोन टेक्नोलॉजी पे बात करना चाह रहा है, इंटरसेप्शन पे बात करना चाह रहा है। मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान ने वो कुछ अचीव किया है और इंशाअल्लाह करेगा जो कि
पाकिस्तान की अब तकदीर आमीन, बदल देगा। आमीन, पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक महाज के ऊपर तलहा जतोई भाई कामयाबियां समेटी हैं, पाकिस्तान ने मिलिट्री महाज के ऊपर कामयाबियां समेटी हैं। इस सब के पीछे एक सबसे बड़ी बुनियादी वजह यह कि पूरी कौम का अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मदद पर यकीन और अल्लाह की मदद का आना। आपको पता है फील्ड मार्शल साहब ने कुछ, मैं एक इवेंट में था, उन्होंने खुद कहा, उन्होंने कहा जी कि मैं ये बात आपको यकीन से कहता हूं कि हमारी उम्मीद और तवक्को से बढ़कर अल्लाह की मदद शामिल हुई। ये अल्लाह की मदद और फतह और इजाजत दें मैं आगे बढ़ूं। डॉक्टर साहब, अजहर जावेद साहब, आपका ओपिनियन सर इस पूरी सिचुएशन पे? देखिए, मार्का हक कौमों की तारीख में एक ऐसा मौका मिलता है जो जिसके बाद उनकी तकदीर बदल जाती है। अब जो मार्का हक के बाद जो मुज़मरात हैं, उसके असरात हैं, वो पूरी दुनिया में आप देखें कि उसके बाद ये मार्का हक किया कि जिसके बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ़ करते हैं और इवन पाकिस्तान की सालसी पर तैयार हो जाते हैं। ये वो बहादरी थी, ये वो जुर्रत थी, ये वो शुजात थी जो पाक फ़ौज और पाक फ़ौज के ऑफिसर्स, जवानों और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने दिखाई। ये हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वो डिसाइसिव जो फैसला था कि जिसमें उन्होंने वो हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को कहा कि आप भरपूर जवाब दें कि आज पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान की तरफ देख रही है। आप देखें कि ईरान जैसा मुल्क वो पाकिस्तान की सालसी पे तैयार है, अमेरिका पाकिस्तान को सालिस मान रहा है और पूरी दुनिया के लोग पाकिस्तान से बात करना चाहते हैं। ये जो कुछ पिछले महीने इस्लामाबाद में हुआ ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात के हवाले से, ये उसी मार्का हक की जीत का नतीजा है और उसी मार्का हक का एक क्या लें कि समर है कि इस वक्त पूरी दुनिया में पाकिस्तान एक मोतबर मुल्क के तौर पर उभर के आया है। अनफॉर्चुनेटली गुज़िश्ता कई दिहाइयों से पाकिस्तान को पोर्ट्रे किया जाता था नेगेटिव वे में, लेकिन अगर आप उन 10 दिनों, 15 दिनों, 20 दिनों की एक पूरी कमेंट्री देखें, आप कोई भी इंटरनेशनल चैनल उठा के देख लें, चाहे स्काई न्यूज़ हो, BBC हो, ITV हो, फॉक्स हो, CNN, कोई भी चैनल, वो पाकिस्तान की तारीफ़ कर रहे थे। मार्का हक में पाकिस्तान ने जहां अपनी शुजात को, अपनी बहादुरी को तस्लीम करवाया, दूसरी तरफ उन्होंने एक जिम्मेदार स्टेट होने का सबूत भी दिया। जब उनसे अमेरिका की तरफ से कहा गया कि भारत एक जंगबंदी की दरख्वास्त कर रहा है, तो पाकिस्तान ने अमेरिका की उस दरख्वास्त को कबूल किया और आज वही नतीजा है कि ट्रंप अपनी हर ट्वीट में, हर मैसेज में कहता है ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ पाकिस्तान। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान क्या जो एक उरूज शुरू हुआ पाकिस्तान का, पूरी दुनिया में एक ढंगा बचना शुरू हुआ, ये उसी मार्का हक का नतीजा है। बेशक। मैं वेलकम करूंगा पैनल में, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मेजर जनरल रिटायर्ड समरेज सालिक साहब। समरेज साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। समरेज साहब, तारीख साज दिन, अपनी यादें शेयर करें, कामयाबी के ऊपर रोशनी डालिए हुजूर, एंड हाउ डू वी बिल्ड ऑन दिस सक्सेस? हमें मजीद अचीवमेंट्स हासिल करने के लिए क्या करना होगा? बहुत अल्लाह का करम था कि स्ट्रेटेजिक रीबर्थ थी पाकिस्तान की मई 25 में, और उसके बाद से पाकिस्तान का जो ट्रैजेक्टरी अल्लाह के फजल से अपवर्ड है, और कन्वर्सली जो हमारा अजमी दुश्मन है उसकी कमबख्ती का इख्तिताम नहीं हो रहा। हर दूसरे दिन उसे नई रिवॉल्यूशन में भी उठानी पड़ती है। हैविंग सेड दैट, हमें मतलब बाजार कामयाबी के बाद हमने हम्बल भी होना है। अल्लाह ताला की रजा के साथ हमें ये कामयाबी मिली, आवाम की यकजहती के साथ हमें कामयाबी मिली, आर्म फोर्सेस की प्रोफेशनलिज्म की वजह से हमें ये कामयाबी मिली। तो इसके बाद मैं समझता हूँ कि अगर आगे की आप बात करें तो बहुत अच्छा हमें एक लॉन्च पैड मिल गया है, सफारती महाज के ऊपर, अस्करी महाज के ऊपर, यूनिफिकेशन ऑफ द नेशन के महाज के ऊपर। तो मैं समझता हूँ कि इससे हम बिल्ड कर सकते हैं और हमारे जो इंटरनल चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस करने के लिए हम जो है वो अपने हाउस को भी इन ऑर्डर कर सकते हैं। वेल सेड। बिल्कुल, हमें अपने हाउस को इन ऑर्डर लाना चाहिए, जिस तरह मसूद ने भी रिफॉर्म्स का जिक्र किया कि वेरी सून वील सी दोज रिफॉर्म्स कमिंग इन। आज फॉरेन ऑफिस की ब्रीफिंग में हमें मालूम पड़ा कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर साक डार साहब बड़े बिजी रहते हैं। बताया गया 2 मई को उनकी कुवैत के फॉरेन मिनिस्टर से बात हुई, 3 मई को जॉर्डेनियन फॉरेन मिनिस्टर से, 4 मई को यूके के फॉरेन मिनिस्टर से, और 4 मई को उन्होंने नॉर्वे की डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर को रिसीव किया और उनसे इन्विटेशन भी लिया गया। उन्होंने इन्वाइट किया पाकिस्तान को ऑस्लो फोरम
में आने के लिए। पाकिस्तान की इस वक्त डिप्लोमेसी लाजवाब है और हर पाकिस्तानी बड़ा खुश है। हमारा सीना फ़ख्र से और चौड़ा हो गया है, सर ऊंचा हो गया है। ख्वाहिश एक ही है जो हम पहले ही बात कर रहे थे कि हमें इस कामयाबी के ऊपर ऐसी कामयाबियां हासिल करनी है जिससे आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर हो। हमें अपने अंदरूनी मसाइल भी हल करने हैं, हाउस को ऑर्डर में लेके आना है। लेकिन ऑफ कोर्स इस सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम माशी हालात बेहतर करें। और मैं ये समझता हूँ कि इस जंग की सूरत हाल में हमें एक उम्मीद की किरण मिली है कि शायद वो दिन आ जाए कि हम ईरान से सस्ती बिजली, सस्ती गैस, सस्ता पेट्रोल ले सकें और हम अपनी मुश्किलात पावर सेक्टर की आसान कर सकें। वो आसान हो गई, बाकी सारी बहुत जल्दी आसान हो जाएंगी। इस पर गुफ्तगू करेंगे। और पहले मैं अजहर जावेद साहब आपकी तरफ आना चाहूँगा, जो हमारी इस वक्त मुल्क की लीडरशिप है। इसहाक डार साहब, हमने उनको टूटे हुए हाथ के साथ चाइना जाते हुए देखा। इस वक्त जिस तरीके से रोज़ाना वो डिप्लोमेसी कर रहे हैं, हर मुल्क के लीडर से बात कर रहे हैं, लग ये रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान के पास एक कमाल अपॉर्चुनिटी है जिससे अगर हम सही फ़ायदा उठाएं तो हर पाकिस्तानी का भला हो सकता है। अजहर साहब, योर ओपिनियन। जी बिल्कुल तला साहब, मैं तो इसहाक डार साहब के साथ मुझे यहाँ लंदन में काम करने का मौका मिला जब ये 3 साल यहाँ पे एग्जाइल में थे। तो यहाँ पे जो मुस्लिम लीग नून का ऑफिस था, तो वो वहाँ पर एक मेन शख्सियत थे, तमाम मामलात को देखते थे। और वहाँ पे भी वो तकरीबन 16-16 घंटे, 18-18 घंटे तक उन्होंने काम किया। तो वो सारा एक जो उनकी तबीयत में काम करने का अंसर है अंतक, वो उसकी तो मुझे ज़ाती तौर पे भी मैं गवाऊँ। अब आप देखें ना, ये सारा जो कुछ पाक अमरीका पे, उससे पहले जब लड़ाई हुई थी पाकिस्तान और भारत के दरमियान, मार्का हक हुआ, उसके दौरान भी पाकिस्तान की सफारती कामयाबियां बहुत अहम थी उस जंग के दौरान। उससे पहले और दुनिया को बताना कि देखिए ये हमारे पे जो पहलगाम का अटैक का इल्ज़ाम लगा है वो झूठा है, गलत है, उसको भी दुनिया को कन्विंस किया गया उस पर। उसमें भी फॉरेन ऑफिस की इसहाक डार साहब की बहुत अनथक मेहनत थी। हमारे तमाम मिशंस जो फॉरेन मिशंस थे उन सब ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। अब फिर पाक ये ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात के दौरान आप देखिए कि कौन सा मुल्क था जो पाकिस्तान से बात नहीं करना चाहता था। तो ये इस वक्त जो सम्राट है पाकिस्तान को, अब इसको कैपिटलाइज करने के लिए जो मामलात हैं उसको अब आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है अभी जो इंटरनली मैंने अभी आज भी देखा हूँ, उससे पहले भी मैं तकरीबन महीना पाकिस्तान में रहा, वज़ीर-ए-आज़म से भी मेरी मुलाकात हुई, तो वो इसमें सारा एक चीज़ उसको अब फाइनल करके आगे लेके जा रहे हैं। ये बजट बड़ा अहम होगा। इस बजट में जहां एक सरमायाकारों को आप तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, सरमायाकारों के लिए नई स्कीम्स लेके आ रहे हैं, फिर एक सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट मुझे जो नज़र आ रही है वो रियल एस्टेट सेक्टर्स को दोबारा खोला जा रहा है। 1 करोड़ रुपए तक का कर्जा दिया जा रहा है लोगों को घर बनाने को। उससे एक इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू होगी, जिससे नीचे तक जो मजदूर है तकरीबन 20 से 25 इंडस्ट्रीज उससे चलनी शुरू होंगी। तो मेरा ख्याल है इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है वो काफ़ी फिक्रमंद भी है। उस मुलाकात में भी तकरीबन उन्होंने मुझे यही कहा कि अब हम अपने आम आवाम तक, आम आदमी तक इसके सम्राट लेके जाना चाहते हैं। इसके अलावा आपको पता है दुबई की जो सिचुएशन है, उसके बाद जो सरमाया उधर जाना खत्म हो बंद हो गया और वहां वाला वापस आ रहा है, तो हुकूमत को इसको भी देखते हुए अब 10 से 10 स्कीम्स वो आनी चाहिए। बिल्कुल ठीक सर। अब जनरल समरेज साहब, सर एक आपके सामने एक सिनारियो रख रहा हूँ, एक एग्जाम्पल रख रहा हूँ। पहले हम टाइम मांगते थे मिलने के लिए, आज वो टाइम मांग रहे हैं हमसे मिलने के लिए। तो ये जो नई नई इज्जत हमारे पास आई है, क्या हम इस इज्जत को सही तरह इस्तेमाल कर पाएंगे? जनरल समरेज, खूबसूरत एनालॉजी क्रिएट की, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि इस तरह की जो रेलेवेंस है ना, जो पाकिस्तान की पहले भी आ चुकी है। मतलब अगर हम बात करें, जब सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में आया, फिर उसके बाद वॉर ऑन टेरर चली, मैं खुद जनाब मुशर्रफ के साथ कंपनी कर रहा था जब हमें प्रेसिडेंट बुश ने एक हॉलीडे पे व्हाइट हाउस पे रिसीव किया। आई वाज पार्ट ऑफ द डेलीगेशन। तो मेरे नजदीक ये इज्जत, ये वकार हमें पहले भी मिल चुका है। इसको हम इंशाल्लाह जॉब कर लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन जो आपने दूसरी चीज आइडेंटिफाई की है, किसी भी कामयाबी के बाद हमारे हाथ में होता है कि हम हम्बल होते हैं या हम एरोगेंट होते हैं। और मेरे नजदीक जरूरी होगा कि हम हम्बल हों, अल्लाह का शुक्र अदा करें और आगे को देखें। इसमें कोई शक नहीं कि आज का दिन हमारे लिए बहुत काबिल फख्र है, सेलिब्रेशन का दिन है। जितना हम सेलिब्रेट करें कम है, जितनी हम मुबारकें दें कम है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि हम आगे को देखें। हमारी जो बाकी वल्नरेबिलिटी जो नए 25 से पहले थी, जिनमें से कुछ अभी भी है, उनको हमें एड्रेस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम अंदर से स्ट्रांग होंगे तो हम बाहर के चैलेंजेस को
बेहतर हैंडल कर सकेंगे। और आई एम श्योर कि हमारी लीडरशिप इन चीजों के ऊपर फोकस करेगी। आमीन आमीन। बहुत अच्छी बात की आपने जनरल साहब। मसूद, आपकी तरफ आना चाहूंगा। ये जो नई इज्जत हमें मिली है, हमें हजम हो जाएगी, और जो बात हम चाहते हैं, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम्बल हो हमारी लीडरशिप और इस विक्ट्री के ऊपर मजीद विक्ट्रियां हासिल करे, वो हो पाएगा? मसूद जी, समृद्ध सारिक साहब को भी सलाम। देखिए तलब, बड़ी जबरदस्त पाकिस्तान को ये इज्जत मिल रही हो। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने चाइना और अमेरिका के दरमियान ब्रिज का किरदार अदा किया। तो हमें ये तमाम इस तरह की सिचुएशन से हम गुजरते रहे। लेकिन सबसे बड़ा मसला हमारा ये रहा कि, और आज भी मौजूद है, कि मुल्क में इलीट कैप्चर है। यस। पाकिस्तान में बड़ा सरमाया आता है, वो जाया हो जाता है, वो कुछ खानदानों की नजर हो जाता है, कुछ शख्सियात की नजर हो जाता है। पाकिस्तान में इंसाफ की फरावारी होनी चाहिए। पाकिस्तान में एक ट्रू पॉलिटिकल सिस्टम होना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर तालीम और सेहत और मिडिल क्लास, जो गिरती हुई, टूटती हुई, बिखरती हुई मिडिल क्लास है, इसके लिए कुछ होना चाहिए। तो इसके लिए रिफॉर्म्स की जरूरत है। हमें पता है कि पाकिस्तान में कहां कहां किस तरह के कुछ स्कैंडल्स तो ऐसे हैं पाकिस्तान में, जो हर साल हमें पता है कि आएंगे। मिसाल के तौर पर गंदम का स्कैंडल हर साल आ जाता है। मिसाल के तौर पर चीनी का स्कैंडल हर साल आ जाता है। हमें पता है कि बिजली कब कब महंगी होती है और किन किन वजह से होती है, और IPPs का क्या इसमें किरदार है, या इस तरह के मामला जो हमें अजबर हो चुके हैं। अब इससे अगर हम आगे निकलते हैं तो इसका मतलब है कि हमने इस कामयाबी को एब्जॉर्ब भी किया है, बर्दाश्त भी किया है, हम इसके काबिल भी हैं। क्योंकि जैसे जनरल साहब ने भी कहा कि माजी में ऐसी कई मौके आए हैं, लेकिन उसके बाद भी हमने सबक नहीं सीखा। तो अब अगर हम वो सबक सीख लेते हैं और हम वाकई ट्रांसलेट करते हैं इसको, ठीक है, दुनिया में हमारी बड़ी पहचान हो गई, दुनिया में हमारा बड़ा रुतबा हो गया, लेकिन अपनी नजर में, अपनी आवाम की नजर में, क्या हम उसको वो रिलीफ देने के काबिल होंगे? इतने अच्छे इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, तो हम वो इन्वेस्टमेंट लेकर आ सकेंगे जिसकी मुल्क को जरूरत है। डॉक्टर मशरकी, आपकी नजर में इज्जत हमें हजम हो जाएगी हुजूर, और क्या ये इज्जत गरीब आदमी को भी मिलेगी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, मैं समझता हूँ कि हम्बल होना बड़ा जरूरी है। बिल्कुल सही कहा जनरल शमरेज साहब ने भी और मसूद भाई ने भी कि हमने बहुत सारी, हमें अपॉर्चुनिटीज माजी में भी मिली हैं हमारे रोल के हवाले से। बिल्कुल चाइना का रोल, चाइना की अमेरिका मीटिंग ले ले, रशिया का ले लें, 9/11 ले लें, उसके बाद ले लें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान की हिस्ट्री में पाकिस्तान ने हर बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस किए, चैलेंजेस से अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई, उन अपॉर्चुनिटीज को उस अंदाज में कैपिटलाइज नहीं किया गया बदकिस्मती से, जिस अंदाज में करना चाहिए था। और उसकी आपको सबसे बड़ी वजह आज आपको मैं बता दूं, क्योंकि मैं इसका खुद भी सफर हुआ हूं, मैं मतलब आई डोंट वांट टू मेंशन इट बट आई हैव सीन इट। वो पता है क्या है, इनकैपेबल लोगों का बहुत जगहों के ऊपर, मतलब लीडरशिप की नीयत ठीक होती है, लीडरशिप की इंटेंशन ठीक होती है, बदकिस्मती से जो चॉइस ऑफ पीपल होता है, जो इनकैपेबल लोगों के हाथ बहुत अहम मामला चले जाते हैं कई बार, जो ग्रास रूट लेवल पे लोगों को फैसिलिटेट कर सकते हैं, वहां पर जो मैं समझता हूं हम लैग कर जाते हैं। उससे वो जो मशरकी साहब विल कंटिन्यू फ्रॉम दिस पॉइंट। डॉक्टर मशरकी, आप बात कर रहे थे नाअहलियत की। यकीनन कोई शक नहीं कि मुल्क का बहुत बड़ा मसला है कि अहम तरीन ओहदों पे नाअहल लोग बैठते हैं, करप्शन की वजह से, नेपोटिज्म की वजह से। लेकिन सर, इस वक्त मैं आपसे थोड़ी सी डिस्कशन आगे ले जाना चाहता हूं, एंड आई वांट टू टॉक अबाउट द इंटरनेशनल फ्रंट पे जो हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि डील करो नहीं तो मैं जंग दोबारा शुरू कर दूंगा। क्या धमकियों के साए में डील होती है? और डोनाल्ड ट्रंप डील चाहते हैं लेकिन इजराइल नहीं चाहता, दुनिया चाहती है लेकिन जो शैतानी कुव्वतें हैं वो नहीं चाहती कि अमन कायम हो। इसके ऊपर ब्रीफली, मेरे पास आखिरी सेगमेंट है तो वक्त कम होता है। डॉक्टर मशरकी। तलहा भाई, बिल्कुल आपने नटशेल में बात की है कि वो जो यहूदी लॉबी है, चाहे वो नेतन्याहू की शक्ल में तल अवीव में बैठी है, या जैरेड किशनर, स्टीव विटकॉफ और बहुत सारे जो यहूदी लॉबी के हैं अमेरिका में बैठे, उनकी शक्ल में, वो मैं नहीं समझता कि अभी भी अमन चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जंग दोबारा शुरू हो जाए, वो इस चिंगारी को दोबारा आतिशफशां बनाना चाहते हैं। बदकिस्मती से सदर ट्रंप का जो बिहेवियर है, जो पल में तोला और पल में माशा वाली बात है कि एकदम से बड़ा एक्सप्लोसिव हो जाता है, एकदम से मुज़ाकरात की बात, इस तरह मुज़ाकरात को फाइनल अचीव करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मुझे यकीन है कि अगले 24 से 48 घंटों में वो जो 1 पेजर मेमो पे बात हो रही है कि सिर्फ सीज फायर पे बात होगी, यूरेनियम के हवाले से, ईरान पर पाबंदियों के हवाले से, और बाकी मामला
बाद में देखे जाएंगे। इमीडिएटली जंग बंदी होना जरूरी है, वरना कांग्रेस की तलवार सदर ट्रंप के सर पर लटक रही है, अवाम का दबाव है और खुद अमेरिकन पेंटागन कह चुकी है कि हमें अब मजीद जंग को नहीं बढ़ाना। दैट इज ऑन द रिकॉर्ड और मेरा ख्याल है कि अब वन पेजर की तरफ आना पड़ेगा, धमकियों से हटना पड़ेगा। मसूद रजा, योर ओपिनियन सर? जी बिल्कुल, दुरुस्त फरमा रहे हैं मशरकी साहब कि वो वक्त अब दूर नहीं है कि जहां पर लगता ही है कि मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं, और अगर ऐसा नहीं होता तो कोई दूसरा ऑप्शन भी मौजूद नहीं है। ना इस वक्त अमेरिका इस जंग को मजीद बढ़ा सकता है, ना ही ईरान के हक में कि इस जंग को मजीद बढ़ाया जाए, ना ही दुनिया के हक में है। तो बहुत तजावीज जो है वो शिफ्ट हो चुकी हैं, इधर से उधर उधर से इधर, बड़ी इसमें डेलिब्रेशन हो चुकी है, इसमें बड़ा काम हो चुका है। अगर अब भी ये मसला हल नहीं होता तो फिर कैसे हल होगा? क्या अमेरिका किसी तरह का बहुत बड़ा हमला करके कोई मकसद हासिल कर लेगा, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवा लेगा, वो न्यूक्लियर इशू जो है वो जिस तरह से चाहते हैं सॉल्व हो जाए उस तरह से हो जाएगा, वो मिसाइल टेक्नोलॉजी को ईरान की कहीं महदूद कर देगा, वो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को खत्म कर देगा ईरान के? ऐसा नहीं होने वाला। और क्या ईरान जो है वो आपदाए हॉर्मुज़ को बंद रखकर अमेरिकन ब्लॉकेट को खत्म कर देगा? और इन दोनों की वजह से क्या अगर मुआहिदा नहीं होता तो दुनिया के जो मसाइल हैं, मईशतों के मसाइल हैं, वो खत्म हो जाएंगे। तो दुनिया एक वॉर फटीक में आ चुकी है, ये दोनों मुल्क वॉर फटीक में, हम भी इसको बुरी तरह से महसूस कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसका कंक्लूजन, इसका एंड जो है वो आने वाले चंद दिनों में मुतवक्के है और वो हो जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप के जो बयानात हैं उन पर तवज्जो ना दिया करें तला भाई, मैं भी नहीं देता। मैंने इतना सीख लिया है कि अब जो एक्शन होता है उसको देखें, और एक्शन ये है कि तजावीज एक मरतबा फिर ईरान के पास मौजूद है और वो अमेरिका के पास भी पहुंचा दी गई हैं। अब दोनों इस पर बैठकर बात भी कर रहे हैं। पाकिस्तान जो मीडिएटर है वो भी बड़ा पुरुमीद है, दुनिया भी बड़ी पुरुमीद है, और अब आपको सभी ये बात कहते नजर आ रहे हैं ये जंग ज्यादा आगे नहीं चलेगी। तो मुझे लगता है कि कुछ सब्सटेंस है इसमें, जब इस पर बात हो रही है। और आप सही कह रहे हैं, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आई कंप्लीटली एग्री विद यू मसूद रजा। अजहर साहब, आप मुझे ये बताइए, 2023 से गजा में जंग खत्म नहीं हुई है, आज भी वहां भूख और अफलास बीमारियां हैं। लबनान में जंग आज भी हो रही है, रोज लोग शहीद हो रहे हैं। आधे से ज्यादा अफ्रीका जल रहा है मुसलमानों की, वहां भी नस्ल कुशी हो रही है। मुझे ये लगता है कि जो भी अब सोल्यूशन आएगा इंशाल्लाह आएगा जल्दी, वो लॉन्ग टर्म के लिए ना हो पाएगा, क्योंकि जब तक ये बड़ी आगे आप नहीं बुझाएंगे गजा और लबनान जैसी, तब तक ये छोटी आगे दुनिया में इजराइल फैलाता रहेगा। योर ओपिनियन अजहर साहब? तला साहब देखिए, गजा में जो कुछ हुआ, लेबनान में कुछ हुआ, जो कुछ हुआ, लेकिन ईरान में जो हो गया वो अमेरिका ने भी नहीं सोचा था। ईरान पे हमला तो अमेरिका ने इसलिए किया था कि एक हफ्ते के अंदर अंदर हम रजीम चेंज कर देंगे, अपनी मर्जी के लोग लाएंगे और वहाँ से निकल आएंगे, लेकिन वो एक दलदल में फंस गया। और इसी वजह से ये केस ज़रा डिफरेंट है, क्योंकि ईरानी अवाम ने जो यकजहती दिखाई, जिस पे वो काउंट कर रहा था अमेरिका के ये अवाम जो है वो तख्ता उल्टेगी, तो ईरानी अवाम की यकजहती ने उनके सारे मंसूबों को नाकाम बना दिया। तो ये सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट है लेबनान से, गजा के मजलूम जो निहत्ते मुसलमान हैं उनसे। तो ईरान ने अपने एक्शन से, अपने रेजिस्टेंस से तारीख को काफ़ी हद तक बदला है। बहुत बहुत शुक्रिया अजहर जावेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मसूद रजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हामिद खान अल-मशरकी साहब। मैं तमाम मेहमानों का बेहद मशकूर। शुक्र का वक्त ख़त्म होता है। दुआ करता हूँ हमेशा अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो, दुनिया के मुसलमानों से राज़ी हो, दुनिया में जंगें ख़त्म फरमा, और जो मुसलमानों पर मज़ालिम ढा रहे हैं उनका भी खात्मा फरमा। बेशक या अल्लाह तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। आप भी मेरे साथ कहिए आमीन। अंटिल नेक्स्ट टाइम, आई विल सी यू नेक्स्ट ऑन मंडे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।